हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 4। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने सभी कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे निक्षेपित स्थल रूप से। यहाँ लिखा है, अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो निक्षेपित स्थल रूप है, निक्षेपित स्थल रूप का मतलब होता है जमा किए हुए पदार्थों के वजह से जो स्थल बनते हैं, जो स्थल का रूप बनता है, उसे निक्षेपित स्थल रूप कहते हैं। ज़्यादातर जो निक्षेपित स्थल रूप होते हैं वो गुफाओं के भीतर ही बने हुए होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। यहाँ लिखा है कि ऐसी चट्टानें जिनमें चूना पत्थर होता है, जो चूना पत्थर वाली चट्टानें हैं, उनमें मुख्य रसायन यानी कि मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कार्बन युक्त जल में यानी कि ऐसा पानी जिसमें कार्बन होता है, जैसे कि वर्षा का पानी जिसमें घुला हुआ कार्बन होता है, उसमें शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है, और जब इस जल का वाष्पीकरण होता है यानी कि जब वो भाप बनकर उड़ जाता है, तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। तो पानी में घुले हुए जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो जमा हो जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और पानी में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका निक्षेपण हो जाता है, वो जमा हो जाता है। या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ, यानी कि जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण यानी जल जब भाप बनकर उड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। जब भाप बनती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके चट्टानी धरातल पर, चट्टानी जो चट्टान होते हैं उसके धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है, यानी कि उनका जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलाग्माइट और स्तंभ। स्टेलेक्टाइट अलग अलग मोटाइयों वाले लटकते हुए हिम स्तंभ यानी कि बर्फ के पिलर जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर यानी कि सरफेस पर या फिर कंदरा की छत के पास यानी कि गुफा की छत के पास मोटे होते हैं, और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। यानी कि ये एक गुफा है और इस गुफा में स्टेलेक्टाइट इस तरह से होते हैं, पहले वो मोटे होते हैं फिर वो पतले होते हैं। ये बहुत सारे आकारों में दिखाई देते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो स्टेलेग्माइट होते हैं वो गुफाओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये जो स्टेलेक्टाइट होता है वो गुफा के जो ऊपर का छत होता है वो उससे लटके हुए होते हैं, लेकिन जो स्टेलेग्माइट होते हैं वो गुफा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट गुफाओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, या स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल अथवा क्रैटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। यानी कि जो स्टेलेग्माइट होते हैं वो एक पिलर के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल या क्रैटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। अलग अलग मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। यानी कि जो गुफाओं के अंदर जो पिलर होते हैं वो अलग अलग स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से गुफा के अंदर पिलर बनते हैं। यहाँ लिखा है हिमनद। हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदी। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सन्हति को हिमनद कहते हैं।
यहाँ हिमनद के बारे में लिखा है कि हिमनद किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, उस पर परत के रूप में हिम प्रवाह यानी कि जब बर्फ बहती है या पर्वतीय ढालों से, यानी कि जो पर्वत होता है, पर्वत में जो ढाल होते हैं, उन ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते जो हिम होते हैं, हिम सन्हति होते हैं, उनको हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो वृहद समतल पर हिम परत के रूप में फैले हों। यह लिखा है कि जो महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं, वो बर्फ की नदी है जो वृहद समतल क्षेत्र पर, यानी कि बहुत बड़े और फ्लैट क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों, यानी बर्फ की परत के रूप में फैले हों। तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं, यानी कि यहाँ पर जो पर्वतीय या घाटी हिमनद के बारे में लिखा है कि पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं, जो पर्वत के ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। यहाँ लिखा है कि जो बहता हुआ पानी होता है उसके उल्टा जो हिमनद होता है, जो बर्फ की नदी होती है, उसका बहाव बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। जो हिम नदी होती है, जो बर्फ की नदी होती है, वो रोज कुछ सेंटीमीटर ही बहती है या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक बहती है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। ये जो हिमनद होते हैं, जो बर्फ की नदी होती है, वो गुरुत्व बल के कारण ही वो बहती है। हिम नदी से प्रबल अपरदन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। जो हिम नदी होती है उससे बहुत ही ज़्यादा कटाव होता है, जिसका कारण इसके भार से, यानी कि जो बर्फ़ की नदी है उसका जो भार होता है उससे जो उत्पन्न घर्षण होता है, उसी से अपरदन होता है, यानी कि कटाव होता है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गुलास में व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण या घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो हिमनद होता है, यानी कि जो बर्फ की नदी होती है, उसके जरिए कर्षित चट्टानी पदार्थ, यानी कि चट्टानी पदार्थों में जो कर्षण होता है, जैसे कि बड़े गोलास्म और शैलखंड है, इसके तल में ही, जो बर्फ की नदी है उसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण और घर्षण के जरिए अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं। जो हिम नदी होती है, बर्फ की नदी होती है, वो अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रूप से अपरदन करते हैं, कटाव करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसकी वजह से, चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा कटाव करते हैं, जिसकी वजह से जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो छोटी पहाड़ियों और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। यानी कि जो बर्फ़ की नदी होती है उसका लगातार संचलित होती रहती है और जो हिमनद होता है, यानी कि जो बर्फ़ की नदी का जो मलबा होता है वो हटता है और विभाजक नीचे हो जाता है और बाद में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि जो बर्फ़ की नदी है उसकी संचलन शक्ति, उसके आगे प्रवाह करने की शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। यानी कि चूँकि वो आगे फिर संचलन नहीं करती है, आगे वो प्रवाहित नहीं होती है, इस वजह से वो जो बर्फ़ की नदी है वो वहीं पर पहाड़ियों और पर जम जाती है और अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। यानी कि जो हिम नदी है वो जब पहाड़ियों में जमा हो जाती है, इससे निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। अपरदित स्थल रूप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्क के बारे में। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्थल रंध्र का मतलब होता है ज़मीन में जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं, उसे स्थल रंध्र कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि हिमानीकृत पर्वतीय भागों में, यानी कि ऐसे पर्वतीय भाग जहाँ पर
बर्फ़ से पर्वत ढका होता है, उसमें हिमनद द्वारा यानी हिम नदी के द्वारा बर्फ़ की नदी के ज़रिए उत्पन्न जो स्थलरंध्र होते हैं उनमें सर्क सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो सर्क होते हैं वो हिम नदी यानी कि बर्फ़ की नदी के घाटियों के शीर्ष पर टॉप पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है और जो जमा हुई जो बर्फ होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आती हुई सर्क को काटती है मीन्स कि जो बड़े बड़े लंबे गड्ढे होते हैं उनको काटती है। सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्ते हैं। सर्क क्या होते हैं? सर्क गहरे लंबे और चौड़े गड्ढे होते हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। और ये जो सर्क होती है उसकी दीवार तीव्र ढाल वाली होती है, तेज ढाल वाली होती है और सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। और जब बर्फ़ की नदी पिघल जाती है, बर्फ़ की नदी के पिघलने पर जल से भरी झील भी इन गर्तों में देखने को मिलती है क्योंकि इन गड्ढों पर पानी क्या होता है वो पिघलता है और जो बर्फ़ होती है वो पिघलकर जो गर्त होता है, गड्ढा होता है, उसमें झील बन जाती है। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं और चूँकि इन गड्ढों में ये जो गड्ढे होते हैं वो झील में बदल जाते हैं, इसीलिए इन्हें सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। आपस में जब सर्क मिलते हैं यानी कि आपस में मिले हुए दो या दो से ज़्यादा जब सर्क मिलते हैं ये सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉर्न या ग्रीस रिंग और सीरेटेड कटक के बारे में। यहाँ लिखा है सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। जो सर्क होता है जो लंबा गहरा जो गड्ढा होता है उसके टॉप पर अपरदन होने से यानी कि उसके टॉप पर कटाव होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखे जब तक उनके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिनके हॉर्न कहते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि 3 या अधिक विकिरणित बर्फ की नदी लगातार टॉप पर तब तक कटाव जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं। जब लगातार कटाव होता है इससे सर्क के दोनों तरफ की दीवारें यानी कि जो लंबी गहरी जो गड्ढे होते हैं इसके दोनों दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। और ये जो दीवार है इसका कटाव होने से इसका आकार कंघी के जैसा या आरी के जैसा कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत यानी तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है और ये जो सर्क की दीवारें हैं जब ये कंघी या आरी के समान कटक के रूप में होते हैं इनका जो ऊपरी भाग होता है वो नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्रायः असंभव होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो आकार होता है इनका जो भाग होता है वो नुकीला होता है और बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमनद घाटी या गर्त के बारे में। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है। जो बर्फ़ से बनी हुई घाटियाँ होती हैं गड्ढे की तरह होती हैं जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। और जो ये गर्त होते हैं इनका जो तल होता है वो चौड़ा होता है और किनारा चिकना और तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। यहाँ लिखा है घाटी में जो मलबा होता है वो बिखरा हुआ होता है या फिर हिमोड़ यानी कि जो बर्फ़ की नदी के जरिए लाए गए पदार्थ होते हैं वो हिमोड़ मलबा दलदली के रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती है। यहाँ लिखा है कि चट्टानी धरातल पर यानी कि ऐसे धरातल जो चट्टानी होते हैं उस पर झील भी उभरी होती है अथवा झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती हैं यानी कि जो झीलें होती हैं वो घाटी में उपस्थित जो हिमोड़ मलबा होता है उससे
बनती हैं। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी भी होती है। यहाँ लिखा है कि जो मेन घाटी होती है उसके एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी भी होती है। इस लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। यहाँ लिखा है कि ये जो लटकती हुई घाटियाँ होती हैं उनके तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से, यानी कि घाटियों के विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। यहाँ लिखा है कि बहुत गहरी जो हिमनद गर्तें होती हैं, यानी कि जो बर्फ की नदी के गड्ढे होते हैं, उनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।